नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत प्रकरण है रीतिकालीन काव्य धारा के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल कला काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल के नाम से साहित्य में प्रसिद्ध था तथा रीतिकाल की प्रसिद्धि को प्रमुख आधार देने में यदि किसी काव्य का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है तो वो है कवि बिहारी। कवि बिहारी रीतिकाल के उन रस सिद्ध कवियों में जाने जाते हैं जिन्होंने रीतिकाल को एक नई भंगिमा प्रदान की। इनके कारण ही रीतिकाल की कविता साहित्य के क्षेत्र में अपने सौंदर्य, अपनी समाहार शक्ति, अपनी चित्रात्मकता के लिए प्रसिद्ध हुई। इन्होंने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में चित्रों, भावों, प्रेम, श्रृंगार के ऐसे भाव गूंथ के भर दिए हैं कि इसे गागर में सागर की उपमा दी जाने लगी। इनकी यह एकमात्र कृति इन्हें हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में अमरता प्रदान कर गई। आइए देखते हैं बिहारी लाल के जीवन एवं व्यक्तित्व को। जीवन परिचय। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार में यह दोहा दिया है कि संवत जुग सर रस सहित भूमि रीति गिन लीन, कार्तिक सुदी बुध अष्टमी जन्म हमें विधि दीन। उक्त दोहे के आधार पर इनका जन्म ग्वालियर राज्य के अंतर्गत बसुआ बिंदपुर में कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार संवत 1652 को हुआ था। इनके पिता का नाम शिवराय था, वे माथुर चतुर्वेदी थी। कहा जाता है कि संवत 1660 के लगभग उनके पिताजी को ओरछा जाना पड़ा था और उस समय केशव दास की काव्य कला की हिंदी संसार में अत्यधिक धूम थी। अतः केशव राय ने बिहारी लाल को काव्य कला की शिक्षा प्राप्त करने का निर्देश देते हुए केशव दास के सुपुर्द कर दिया। कुछ ही दिनों में बिहारी ने केशव दास से काव्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। संवत 1692 के लगभग वे जयपुर भी गए थे। उस समय वहाँ के महाराज जय सिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में इतने निमग्न थे कि उन्होंने राजकाज में सुध बुध लेना छोड़ दिया था। बिहारी ने जब उनका और राज्य का यह हाल देखा तो उन्होंने मालिन के द्वारा यह दोहा उनके पास पहुंचा दिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि महाराज ने इस दोहे को कई बार पढ़ा और वे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पुनः राजकाज की ओर ध्यान देना आरंभ कर दिया। चौहान रानी तो बिहारी के इस कार्य से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने चित्र बनवाकर जयपुराधीश के महल में लगवा दिया। इस घटना के 3-4 मास बाद ही रानी अंतः कुंवर के गर्भ से राजकुमार राम सिंह का जन्म हुआ और वही कालांतर में आमेर की राजगद्दी के अधिकारी हुए। बिहारी हिंदू और हिंद के पूर्ण समर्थक थे। जयसिंह के आश्रित कवि होने के साथ भी उनमें स्वाभिमान बना हुआ था। वे अत्यंत स्पष्टवादी थे और उन्होंने 719 दोहों की सतसई में जयसिंह की प्रशंसा में 8 या 9 दोहों से अधिक रचना नहीं की, अर्थात सिर्फ 8 या 9 दोहे उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा में कहे और उसमें भी उन्होंने महाराज की उचित प्रशंसा ही की, अर्थात उन्होंने अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं किया। सतसई समाप्त हो जाने के कुछ दिनों बाद ही बिहारी की पत्नी का देहांत हो गया और इस घटना का उनके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे संसार से विरक्त हो गए और आमेर से वृंदावन गए और वहाँ शेष जीवन शांतिपूर्वक भागवत भजन में व्यतीत करते हुए संवत 1721 में परमधाम सिधार गए।
बिहारी की रचनाओं की ओर यदि हम देखें तो इनकी एकमात्र रचना उपलब्ध है, बिहारी सतसई। इसमें बिहारी के 719 दोहे संकलित हैं। इसके अतिरिक्त श्री रत्नाकर जी ने बहुत सी प्रतियां को मिलाकर लगभग 150 दोहे और छांटे हैं। सतसई का आरंभ यदि हम देखें तो संवत 1692 में हुआ था। वर्तमान अनुसंधानों से पता चलता है कि संवत 1700 में जब राजकुमार राम सिंह को विद्या आरंभ कराया गया तब तक सतसई की रचना पूर्ण हो चुके थे। अब यदि देखें कि बिहारी को सिर्फ एक कृति की रचना मात्र से इतनी प्रसिद्धि कैसे मिल गई, तो इसके पृष्ठभूमि के रूप में हम देखते हैं कि उनकी मुक्तक काव्य रचना में प्रगाढ़ सिद्धहस्तता ही इसका प्रमुख कारण बनकर सामने आती है। जैसा कि हम देखते हैं कि बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है और वो मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। रामचरितमानस के पश्चात बिहारी सतसई ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर 50 टीकाएं लिखी गई हैं। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु इसमें तो रस के ऐसे छोटे छोटे छींटे पड़ते हैं कि जिससे हृदय कलिका कुछ देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आचार्य शुक्ल ने यह कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण कर दिया है तथा बिहारी सतसई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। आगे वे पुनः कहते हैं कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, साथ ही भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी, वह मुक्तक की रचना में उतना ही सफल होगा। और यह क्षमता यदि हम देखें तो बिहारी की सतसई में पूर्णतः विद्यमान थी। बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव अनुभव योजना में दिखाई पड़ता है और अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना बिहारी के अतिरिक्त कोई अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर सका। इसीलिए हिंदी साहित्य में जो स्थान बिहारी को प्राप्त है उसकी समानता भी कोई अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर पाया है। बिहारी के इसी काव्य वैभव को देखते हुए किसी विद्वान ने कहा है कि ब्रज भाषा बरनी सबे कविता बुद्धि विशाल और सबकी भूषण सतसई रची बिहारी लाल। इसके अतिरिक्त ही बिहारी सतसई की प्रशंसा गागर में सागर भरने के लिए भी की गई है, अर्थात बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में पूरा चित्र पूरा जीवन उतार करके रख दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहारी रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इनका काव्य मूलतः श्रृंगार पर आधारित था, परंतु साथ ही साथ इनकी सतसई में हमें श्रृंगार के साथ साथ भक्ति के भी कुछ दोहे दिखाई पड़ जाते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर यह प्रश्न भी उठता है कि ये भक्त कवि थे कि श्रृंगारी, और इस पर काफ़ी वाद विवाद भी चला है। पर मूलतः ये श्रृंगारी कवि ही सिद्ध होते हैं कि जिन्होंने अपनी भावभूमि में परिवर्तन हेतु कहीं कहीं श्रृंगार से उकता कर भक्ति का आश्रय लिया है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे बिहारी की काव्यगत विशेषताओं को, बिहारी सतसई की उन विशेषताओं को जिनके कारण बिहारी सतसई हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है तथा बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य के हार में अमूल्य रत्न के रूप में जाना पहचाना जाता है। धन्यवाद।